नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 6 बाय जीराम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 का नाम है बचपन। करते हैं बच्चों पाठ की तैयारी। बचपन की बातें बहुत प्यारी होती हैं, कभी हंसाती हैं तो कभी गुदगुदाती हैं, कभी हम खुश होते हैं तो कभी नाराज। घर के बड़े जब हमसे किसी काम के लिए कहते हैं तो कभी हम खुशी खुशी चटपट सारा काम कर डालते हैं, पर कभी हमारा काम करने का मूड नहीं होता। मन की चीज़ें खाना, मन की चीज़ें खरीदना, मन के कपड़े पहनना, सब कुछ हम अपने मन का चाहते हैं। किसी किसी काम को करने पर तो हमें मम्मी पापा खूब शाबाशी भी देते हैं और फिर हमारा मन खुशियों से भर जाता है। तो बच्चों, नीचे अपने बचपन की 3-4 बातें या अनुभव लिखकर एक दूसरे को सुनाइए। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। क्या है पिटारे में? लोगों के बचपन की बातें और अनुभव कभी हमें गुदगुदाते हैं, कभी हंसाते हैं, तो कभी कुछ सीख देते हैं। उनसे हमें नई नई जानकारियां भी मिलती हैं। इस पाठ में सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने ऐसे ही अनुभव साझा किए हैं। आप भी पढ़िए। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, ये कह रही हैं इस पाठ की लेखिका। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दोनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो बच्चों, ऐसा लेखिका बता रही है। लेमन कलर का बड़ी प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, मतलब इतवार को सुबह सुबह वो अक्सर बच्चे अपने मोजे धोते थे। मोजे धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। तो पहले बच्चों जूते ऐसे आते थे कई बार कि उनसे छाले पड़ जाते थे। तो लेखिका कह रही है कि जब कभी लंबी सैर पे जाते थे और ऐसा लगता था कि जूता हमें काट रहा है या हमारे पैर में लग रहा है, तो हम वहां उस जगह पर रुई रख लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते,
उन्हें देखते ही मितली होने लगती, मतलब ऐसा लगता जैसे कि उल्टी आ जाएगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास की चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आंख पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े कहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ,
गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुगीते वाली हिमाचली टोपियां। तो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती, जो अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को हमारे साथ साझा कर रही है। इसी प्रकार बच्चों, जब आप छोटे होंगे आपको भी अपनी बचपन की स्मृतियां याद आती होंगी, है ना? तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पाठ में। तो चलिए बच्चों, अब हमें दिया हुआ है रचनाकार का परिचय। तो रचनाकार हैं इस पाठ की कृष्णा सोबती। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत स्थित गुजरात, अब पाकिस्तान में है वो हिस्सा, में हुआ था। भारत विभाजन पर उनका परिवार भारत में बस गया। उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली और शिमला में हुई। वे जीवन के अंत तक दिल्ली में रही। कृष्णा सोबती ने उपन्यासकार के साथ साथ कहानी लेखिका के रूप में भी खूब मान सम्मान प्राप्त किया। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों के यार, तीन पहाड़, दिलो दानिश, समय सरगम हैं। कहानी बादलों के घेरे, मेरी माँ कहाँ, सिक्का बदल गया, दादी अम्मा आदि हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, शलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, कथा चूड़ामणि पुरस्कार जैसे अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया। 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में कृष्णा सोबती का निधन हो गया। चलिए बच्चों, यहाँ आपको अपना दिमाग लड़ाना है। अगर किसी बात पर आपको कोई चिढ़ाए तो आप क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ कृष्णा सोबती जी ने बताया कि जब उन्हें चश्मा लगा तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया। अगर आपको कोई किसी बात पर चिढ़ाए तो आप क्या करेंगे? चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज, आदर्श दिए गए हैं, देखते हैं। संस्मरण विधा से परिचय, प्रभावी संप्रेषण और बचपन का आनंद। तो इन पर बच्चों हमें
ध्यान देना है, हमारा संस्मरण विधा से परिचय होना चाहिए। बचपन का आनंद यदि हमें याद है तो हम उसे याद करके प्रफुल्लित हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारा संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मूल्य परक प्रश्न है आपके लिए। लेखिका बचपन में अपने बहुत से काम स्वयं करती थी। हमें अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए माता पिता पर निर्भर क्यों नहीं रहना चाहिए? विचार प्रकट कीजिए। यदि हम अपने छोटे छोटे काम अपने बचपन से ही स्वयं करने लगेंगे तो हमारे अंदर एक स्वावलंबन की भावना उजागर होगी। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे काम खुद करना ये हमारे लिए ही लाभदायक होगा। और आपके यदि कुछ और विचार हो बच्चों तो आप उन्हें भी प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हैं शब्दार्थ जो आपको याद करने हैं। मैं आपको उनके हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ बता रही हूँ। सयाना, अधिक अवस्था या उम्र वाला। मैच्योर, कोलाहल, बहुत से लोगों के बोलने से होने वाला शोर। नॉइज, अपरोर। शताब्दी, 100 वर्ष का समय। सदी, सेंचुरी। दशक, 10 वर्ष का समय। डेकेड। आश्वासन, दिलासा देना, तसल्ली, एश्योरेंस। ट्यूनिक, चुस्त जैकेट। ट्यूनिक, खींचना, किसी अप्रिय बात का विरोध न कर सकने पर झुंझलाना। टू फ्रेट, गेट एंग्री। स्टॉकिंग, लंबे मोजे। स्टॉकिंग्स। उतराई, ढलान, स्लोप। सुभीते वाली, सुविधाजनक, जिससे आराम का अनुभव हो। कन्वीनियंट। मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। प्लीजिंग, कमतर, छोटा, तुच्छ। पैटी। तो बच्चों आपने ये सभी शब्द अच्छे से याद अवश्य करने हैं। बच्चों यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें उच्चारण करना है और श्रुतलेख। जब मैं उच्चारण करूंगी तो आप इसे लिखें भी। चॉकलेटी, स्कर्ट, चुन्नटों वाला, स्टॉकिंग, दिलचस्पियां, ग्रामोफोन, स्कैंडल, बत्तियां, आश्वासन। चलिए अब आता है अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है बातों बातों में। लेखिका ने स्वयं को किन किन रिश्तों से जोड़ा है? लेखिका ने स्वयं को दादी, नानी, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी और जीजी आदि रिश्तों से जोड़ा है। लेखिका को किस रंग के कपड़े पहनना पसंद था? लेखिका को सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद था। प्रश्न 3 देखें। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोने का काम और जूते पॉलिश का काम करती थी। लेखिका शिमला मॉल से क्या लाया करती थी? लेखिका शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। बच्चों यहाँ एक प्रश्न है। लेखिका के बचपन में घरों में टेलीविजन नहीं था। अगर आज भी टेलीविजन नहीं होता तो सोच के देखिए क्या होता फिर। चलिए आगे चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। परिवार के सभी लोग लेखिका को क्या कहकर बुलाते थे? परिवार के सभी लोग लेखिका को जीजी कहकर बुलाते थे। लेखिका बचपन में कैस्टर ऑयल किस दिन पीती थी? तो लेखिका बचपन में कैस्टर ऑयल शनिचर को पीती थी, यानी शनिवार को। लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? चॉकलेट। आपको है ये छूट चॉकलेट खरीदने की? दुकान के शोरूम में किस ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था? दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। आगे चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखिका ने बचपन में किस तरह की पोशाकें पहनी? लेखिका ने अपने बचपन में तरह तरह के रंगों की पोशाकें पहनी। उनमें फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, ट्यूनिक, लहंगे, गरारे आदि शामिल हैं।
शनिचर का दिन लेखिका को क्यों मुश्किल लगता था? शनिचर का दिन लेखिका को इसलिए मुश्किल लगता था क्योंकि उन्हें शनिचर के दिन ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना होता था। शनिचर के दिन सुबह ही उस छोटे गिलास को देखकर जिसपे के सही मात्रा का चिन्ह लगा होता था, लेखिका को मितली आने लगती थी और इसीलिए उन्हें यह दिन मुश्किल लगता था। लेखिका को कौन कौन से फल पसंद थे? लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल आदि फल बहुत पसंद थे। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेखिका की नजर कमजोर होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा, क्योंकि वो दिन की रोशनी में ना पढ़कर रात को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई करती थी। इस कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। चलिए बच्चों, अब है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, लेखिका को अपने बचपन की किन किन फ्रॉकों की याद आ रही थी? लेखिका को हल्की नीली और पीली धारियों वाले फ्रॉक की याद आ रही थी, जिसपे गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ थे। एक हल्की गुलाबी रंग की चुन्नटदार घेर वाला फ्रॉक जिस पर नीचे गुलाबी फ्रिल लगी थी, वह भी लेखिका को याद था। लेखिका को उन दोनों फ्रॉकों के ऊपर लगी जेब और उसमें लगे रुमाल और उनके साथ रंग बिरंगे बालों में लगाने वाले रिबन भी अच्छी तरह याद थे। उन्हें अपना एक गरम फ्रॉक जो कि लेमन कलर का था, घेरदार फ्रॉक, वह भी अच्छे से याद था, जिसके नीचे फर टकी थी। लेखिका इतवार के दिन क्या क्या किया करती थी? इतवार के दिन सुबह सुबह लेखिका अपने मोजे धोया करती थी। मोजे नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं दिए जाते थे, इसकी उनके घर में सख्त मनाही थी। इसीलिए इतवार का सुबह का दिन वह इसी में व्यतीत करती थी। मोजे धोने के बाद वह अपने जूते पॉलिश करती थी। पॉलिश किए हुए जूतों को कपड़े और ब्रश से रगड़ने के बाद उनकी चमक देखते ही बनती थी। लेखिका के अनुसार आज उनके बचपन की किन किन चीजों ने नया रूप ले लिया है? लेखिका के अनुसार आज उनके बचपन की कई चीजों ने नया रूप ले लिया है। उस समय घरों में ग्रामोफोन थे, आज उनकी जगह रेडियो और टेलीविजन ने ले ली है। उस समय की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा आदि अब पैटीज में बदल चुके हैं। लेखिका के अनुसार अब फालसे, शहतूत और खसखस का शरबत कोक कोला में बदल चुका है। पहले कोका कोला की जगह विम्टो आदि प्राप्त होती थी। लेखिका के अनुसार आज के बचपन और उस समय के बचपन में बहुत अधिक अंतर आ गया है। चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? चश्मा लगाने पर लेखिका के चचेरे भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। वे कहते थे, देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस पंक्ति से लेखिका कहना चाहती हैं कि अब पहले के समय और अब के समय में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। अब बचपन की दिलचस्पियां तक बदल गई हैं। पहले जो बच्चे कुल्फी खाते थे, अब वह आइसक्रीम पसंद करते हैं। पहले कचौड़ी समोसा खाया जाता था, अब उसकी जगह पैटीज ने ले ली है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। लेखिका के समय में कोक और पेप्सी की जगह विम्टो और लेमनेड आदि की बोतलें ही मिलती थी। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर लेखिका ने ये कहा है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ज्ञान झरोखा है यहाँ पर। कालका से शिमला तक के रेल मार्ग में 806 से अधिक पुल और 103 सुरंगें हैं। अब आ जाते हैं हम व्यवहारिक व्याकरण पर। चलिए बच्चों, वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रचलित हो गए हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, ग्राम आदि। और वे संस्कृत शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, गांव आदि। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। भाई, भाई का तत्सम शब्द होगा भ्राता। मुख का, मुंह का मुख। तिनका का होगा तृण। कान का तत्सम शब्द होगा कर्ण। सच का सत्य। और रात का होगा बच्चों रात्रि। चलिए आगे देखें। एक से अधिक अनेक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर का अर्थ है आकाश, वस्त्र, केसर, कपास। प्रश्न 2 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अंक, तो अंक है संख्या, इसका एक अर्थ है संख्या और एक अर्थ होगा गोल। कर्ण, कर्ण कान, और कर्ण एक महाभारत का पात्र भी थे, महाभारत का पात्र। आगे चलते हैं बच्चों। फल, फल यानी वृक्ष का फल, जो हमें किसी भी वृक्ष से प्राप्त होता है। और फल का अर्थ है परिणाम। लाल यानी कि लाल एक रंग भी है और लाल को हम पुत्र भी कहते हैं। योग का अर्थ है बच्चों गणितीय जोड़। और योग का एक दूसरा अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास। पट का एक अर्थ है कपड़ा और दूसरा अर्थ है पर्दा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में क्रिया का सही रूप लिखिए। मैं कल शिमला, तो यहां पर हमें जा का सही रूप लिखना है। मैं कल शिमला जाऊंगा। शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं। सर्दियों में सूर्यास्त शीघ्र हो जाता है। बच्चों शेष वाक्यों में आप क्रिया का सही रूप स्वयं लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन शब्द का वह रूप जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। बहुवचन शब्द का वह रूप जो एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध कराता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि घोड़े जो है वो एक से ज्यादा है। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। आज भी तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। तो हम क्या लिखेंगे? हमें गाड़ी का वचन जो है वो बदलना है। तो आज भी तेज रफ्तार वाली गाड़ियां
वहीं थी, पूर्ण विराम। स्कैंडल पॉइंट के सामने दुकान थी, आ जाएगा स्कैंडल पॉइंट के सामने दुकानें थी। चर्च की घंटी बजने लगी, चर्च की घंटियां बजने लगी। लेखिका को घेरदार कुर्ते पसंद थे। लेखिका की आंखों में तकलीफ थी, तभी चना जोर गरम की पुड़ियां, यहाँ पुड़िया है तो अगर बहुत सारी पुड़िया को हमने लिखना है तो हम लिखेंगे पुड़िया। नजर आई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने सभी रंगीन जो शब्द थे उनके वचन बदले हैं। निम्नलिखित वाक्यों में की अथवा की का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसने घोड़ों की, बड़ी की मात्रा, सवारी की है। मन करता है कि सफेद पोशाक पहनो, की। जूतों पर पॉलिश की, बड़ी की मात्रा, चमक उभरने लगी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उसने बताया कि वह पहले से ज्यादा आरामदेह है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। योग्यता आधारित क्रियाकलाप। बच्चों साथियों से साझा कीजिए। पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की बातें और अनुभव साझा किए हैं। आपकी भी ऐसी कुछ यादें अनुभव अवश्य ही होंगे, उन्हें साथियों के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों आपके जो भी अनुभव हैं, यादें हैं, वो अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ आप साझा कीजिए। विचार प्रकट कीजिए। पाठ में नई पुरानी खाने की कई चीजों के नाम आए हैं। हमारे संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए, कक्षा में विचार प्रकट कीजिए। फिर है अनुच्छेद लिखिए। पाठ में लेखिका ने शिमला रिज पर शाम के सुंदर दृश्य का अनुभव साझा किया है। आप भी किसी दिन शाम को घर के किसी बड़े के साथ अपने आसपास स्थित किसी भ्रमण या पिकनिक स्थल पर जाकर वहां का अनुभव एक अनुच्छेद में लिखिए कि प्रकृति शाम को किस प्रकार आपको दिखाई दे रही थी, आप कैसा अनुभव कर रहे थे, आपको वहां पर कितना आनंद आया। तो ये सभी अनुभव आप एक अनुच्छेद में लिखिए। पोस्टर बनाइए। भारत के विभिन्न राज्यों में तरह तरह की पोशाकें और टोपियां पहनने का प्रचलन है। उन पोशाकों टोपियों के कुछ नमूने रंगीन कागजों से तैयार कीजिए। उन्हें मोतियों या सितारों से सजाकर एक चार्ट पेपर पर चिपकाकर उनके नाम लिखिए। चार्ट पेपर को कक्षा में सजाइए।
तो बच्चों ये सारे क्रियाकलाप आप अपनी योग्यता के अनुसार करेंगे। चलिए अब है सुनो ध्यान से। आपके अध्यापक अध्यापिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 144 से एक रेलवे अनाउंसमेंट पढ़ेंगे। उसे ध्यान पूर्वक सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप इस अनाउंसमेंट को पढ़कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे चलते हैं। ज्ञान परख। नेतागिरी ने अच्छे अच्छों के दामन पर दाग लगा दिया है। मुझे राजनीति के डैश में मत फंसाओ। अब बताइए क्या आएगा रिक्त स्थान में? मुझे राजनीति के दलदल में मत फंसाओ। नीचे एक गद्यांश के वाक्य दिए गए हैं। ये गद्यांश के वाक्य हैं। प्रथम वाक्य को फर्स्ट तथा अंतिम वाक्य को सिक्स्थ में दिया गया है। ठीक है, पहला वाक्य ये है फर्स्ट और अंतिम है ये। गद्यांश के शेष खंड क ख ग घ में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर ऊपर नीचे है। उनके सही क्रम के लिए ए, बी, सी, डी में से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए पढ़ते हैं। धनपुर ने उस पत्र को तत्काल नष्ट नहीं किया। और सबसे आखिर में आएगा जो कंटस्ट होने में नहीं आता था। चलिए, धनपुर ने उस पत्र को तत्काल नष्ट नहीं किया। इसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला तो यह कि उस पत्र में कई भावपूर्ण वाक्य आए थे जिन्हें वह मन में बैठा लेना चाहता था। दूसरा यह कि उसमें एक राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ था जो कंठस्थ होने में नहीं आता था। तो हमारी जो विकल्प सही होगा वो होगा ग, घ, ख और क। तो ये ग, घ, ख, क लिखा हुआ है ए पर, तो ये होगा सही उत्तर। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ और इसका अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।